हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 42। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज टेन्यूअस इज अ सिनोनिम ऑफ। टेन्यूअस का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है पतला, जिसको आप इंग्लिश में थिन भी बोलते हैं, यानी टेन्यूअस का सिनोनिम हो गया थिन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 2 इज द वर्ड सॉर्डेड मीन्स। सॉर्डेड का मतलब होता है गंदा या फिर बुरा। अब कोई भी चीज़ आपको गंदी लग रही है, बुरी लग रही है, दैट मीन्स इट इज़ अनप्लीजेंट टू यू, यानी सॉर्डेड का मतलब अनप्लीजेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनप्लीजेंट। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू आर्केन इज। आर्केन का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। आर्केन का मतलब है सीक्रेट। कोई भी चीज़ है, आप उसको सीक्रेटली गुप्त रूप से रखना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्रेट रखना, यानी आर्केन। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपने FB अकाउंट पर एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो प्राइवेसी के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिले। एक होता है प्राइवेट, यानी आप चाहते हैं कि वो पोस्ट सिर्फ आप तक सीमित रहे, यानी आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। वहीं पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है पब्लिक, यानी आप चाहते हैं कि जो इंसान चाहे वो इस पोस्ट को देख ले, यानी कोई भी देख सकता है। सो सीक्रेट का अपोजिट कहीं ना कहीं होता है पब्लिक। सो आर्केन का अपोजिट भी हो जाएगा पब्लिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज सर्च फॉर समथिंग, यानी किसी चीज की खोज करना या तलाश करना, उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोलते हैं क्वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज की खोज करना तो उसको हम डिस्कवरी भी बोलते हैं, उसको हम क्वेस्ट भी बोलते हैं। तो डिस्कवरी और क्वेस्ट आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्कवरी अवेलेबल नहीं है ऑप्शंस में, इसलिए हम क्वेस्ट को यहाँ पर टिक कर देंगे। देन नंबर 5 इज स्पीक इन अ वेरी लो टोन, यानी बहुत ही धीमी आवाज में बोलना, उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विस्पर। आपने देखा होगा काफ़ी सारे पर्सन क्या होते हैं, बहुत ही धीमी आवाज़ में, बहुत ही मंदी टोन में वो बात करते हैं या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फुसफुसाना, और इंग्लिश में उसे बोलेंगे विस्पर। देन नंबर 6 इज चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग टेस्ट से आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है एंड सेंटेंस आपके पास है ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। तो यहाँ पर जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो आपका सेड है वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, या फिर कई बार क्या होता है आपका सेड एज इट इज भी रह जाता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर आया है ही टोल्ड, ही सेड, ही टोल्ड, ही सेड, तो यानी चांसेस हैं कि सेड का सेड भी रह सकता है और टोल्ड भी बन सकता है। अब हम आगे देखेंगे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन सी टेंस यूज़ की गई है। सो एम यानी प्रेजेंट और ING यानी कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा पास्ट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूस में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आया है टुमारो, तो टुमारो किस में चेंज होगा? नेक्स्ट डे में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने टुमारो को एज इट इज लिख दिया। बचते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए, ही टोल्ड ही कम द नेक्स्ट डे। अब इन्होंने यहाँ पर लगाया है कम, यानी ING फॉर्म का यूज़ नहीं किया, ये इसलिए गलत हो गया। सेंटेंस आप जानते हैं बनना किस में है? पास्ट कंटिन्यूस का। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। क्लियर? मैंने जैसा आपसे बताया था कि सैड टोल्ड भी बन सकता है और सैड का सैड भी रह सकता है। सो इन्होंने सैड को चेंज नहीं किया, सैड यहाँ पर एज इट इज आया है। इसके बाद आपका जो एम कमिंग था इसकी जगह वॉज कमिंग हो गया। वॉज यानी पास्ट, ING यानी कंटिन्यूस। टुमारो का बन गया नेक्स्ट डे। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज मेक वंस मार्क मीन।
एक फ्रेज आपको दिया गया है मेक वंस मार्क, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो है एक निशान बनाना। मान लीजिए किसी घर में ट्विंस हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, दो बच्चे एक जैसे हो गए तो उन पर एक बच्चे को जो है निशान लगा दिया जाता है ताकि पहचान हो सके। क्लियर? तो निशान लगाना यानी कि डिस्टिंग्विश करना एक इंसान को। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, यानी कि एक इंसान को अलग कर देना, निशान लगा देना ताकि उसकी एक अलग पहचान बन जाए। क्लियर? देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज एवरीवन वाज मूव्ड विद टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। सो यहाँ पर आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मूव्ड टू। क्यों? क्योंकि देखिए मूव टू टीयर्स का मतलब होता है रो पड़ना, यानी कि हर कोई उसकी सैड स्टोरी पर रो पड़ा। क्लियर? तो यहाँ पर मूव के साथ में क्या आ जाएगा, टू। सेंटेंस आपका बनेगा एवरीवन वाज मूव्ड टू टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। सो ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नंबर 11 है टू ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स इन द वर्ल्ड आर एप्पल एंड IBM विच बोथ आर इन द कंप्यूटर बिजनेस। सो सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है कि दो जो सबसे बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं वर्ल्ड की वो हैं एप्पल और IBM, जो कि दोनों जो हैं वो कंप्यूटर बिजनेस में हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यूज़ करना है जिनमें से दोनों। ठीक है, जिनमें से दोनों के लिए आप यूज़ करते हैं बोथ ऑफ विच। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विच बोथ आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बोथ ऑफ विच आर, क्योंकि बोथ ऑफ विच का मतलब है जिनमें से दोनों। तो यानी कि दो सबसे बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स वर्ल्ड की वो हैं एप्पल और IBM, जिनमें से दोनों जो हैं वो कंप्यूटर बिजनेस में हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 12 है नॉट ओनली द रोबर्स रॉब्ड द टूरिस्ट ऑफ हिज पर्स बट दे ऑल्सो वाउंडेड हिम ग्रीवियसली। एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपका सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, जिस तरीके से एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है। सो नॉट ओनली के बाद आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगी, देखिए सेंटेंस आपका है पास्ट का, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी आपकी। ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है, वॉज वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल है डिड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 12 में वो सी करेक्ट हो जाएगा, नॉट ओनली डिड द रोबर्स रोब। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, आपने क्या किया, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपने सब्जेक्ट से पहले लगा दी, तो इसके बाद जो आपकी वर्ब आएगी अब इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सेकंड फॉर्म से हम ये पहचानते हैं कि सेंटेंस पास्ट का है, बट आपने पहले ही डिड यूज़ कर लिया तो हमें पहले ही पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट का है। सो इसलिए अब आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेम अगर यहाँ पर डिड की जगह डू या डज होता तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके साथ भी एस या ES नहीं आता। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डिड द रोबर्स रॉब द टूरिस्ट ऑफ हिज पर्स बट दे ऑल्सो वाउंडेड हिम ग्रीवियसली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 13 है एनी ऑफ दिस टू ऑप्शंस कुड बी द करेक्ट आंसर, यानी इन दो ऑप्शंस में से कोई भी एक जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है। सो यहाँ पर दो की बात की जा रही है, ठीक है, टू ऑप्शंस, दो में से एक की बात, तो दो के लिए हम यूज़ करते हैं आइदर ऑफ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दो के लिए आइदर और दो से ज़्यादा के लिए एनी। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस की बात है इसलिए आइदर। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज डैश मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिस ऑफिसर। सो यहाँ पर आपको बेसिकली आर्टिकल फिल करना है, क्योंकि सम यहाँ पर कोई सेंस नहीं देगा, एनी यहाँ पर कोई सेंस नहीं देगा। सो या तो आएगा आर्टिकल अ या फिर आएगा आर्टिकल द। अब यहाँ पर देखिए ये जो इंसान खड़ा है कोने में, कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस कि वो जो इंसान कोने में खड़ा है वो एक पुलिस ऑफिसर है। सो ये जो मैन है इसके साथ आपको आर्टिकल लगाना है। अब आपको देखना होगा ये जो मैन है ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो देखिए ये मैन आपके लिए कोई अनजान नहीं है, आप इसके बारे में और भी जानते हैं, और भी इंफॉर्मेशन आपके पास इसके बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं ये एक पुलिस ऑफिसर है, तो ये अनजान नहीं है, एक जानकार है, ठीक है, आप इसके बारे में और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। अगर ये इंसान कोई अनजान होता, यानी सिर्फ इतना होता मैन स्टैंडिंग इन कॉर्नर,
तब आप यहाँ पर ए का यूज़ कर सकते थे, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये इंसान कौन है, बट अब आप जानते हैं, यानी आपके लिए एक पर्टिकुलर इंसान है, डेफिनेट इंसान। सो डेफिनेट नाउन के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे द। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 15 इज दे आर सो डैश दे कुडंट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग, यानी वो बहुत ही ज़्यादा डैश हैं, कितने कि वो जो है एक टेंट भी सही तरीके से नहीं लगा पाए, ठीक है, नहीं लगा पाए कैंपिंग के दौरान। तो यहाँ पर आपके देखिए रेड ब्लू वाइट ग्रीन तो कलर्स दे रखे हैं, अब ये कलर नहीं है, यहाँ पर आपका आएगा ग्रीन, ठीक है। दे आर सो ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, यानी अनुभवहीन, कोई भी उनको जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इतने ज़्यादा अनएक्सपीरियंस्ड हैं कि वो टेंट भी प्रॉपरली नहीं लगा पाए, यानी वो सही तरीके से टेंट भी नहीं लगा पाए थे कैंपिंग के दौरान। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्रीन। ग्रीन का मतलब अनएक्सपीरियंस्ड। देन आपका डायरेक्शन 16 to 17 है, एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज शी हैज़ लर्नड द आंसर बाय हर्ट। सो यहाँ पर आप इसका पैसिव बनाएंगे, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सभी द आंसर से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द आंसर से आप स्टार्ट कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आया है हैज़ लर्नड, यानी आपका हैज़ यानी प्रेजेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होती, बट परफेक्ट के लिए एक वर्ड बीन और ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो बीन आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आया है, सो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, द आंसर हैज़ बीन लर्नड बाय हर्ट बाय हर। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, देखिए किसी में आया है पहले बाय हर, उसके बाद बाय हर्ट आया है, किसी में पहले बाय हर्ट आया है, उसके बाद बाय हर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेंस क्या है, आप एक चीज़ देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सबसे बाद में आता है। सो आप जो है सब्जेक्ट को सबसे बाद में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हर, तो एंड में आपका आना चाहिए बाय हर, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये गलत है, क्योंकि आपने बाय हर जो है वो पहले लगा दिया। क्लियर, तो आप जानते हैं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है और सबसे एंड में सेंटेंस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। सो यहाँ पर सबसे एंड में आपका आएगा बाय हर, उससे पहले बाय हर्ट आएगा। क्लियर, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई है देन कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, समझाने की। इसके बाद नंबर 17 है, शी प्रेजेंटेड मी अ बकेट ऑन माई 27th बर्थडे। सो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस बनना चाहिए वो किससे बनना चाहिए, देखिए अब बकेट से भी बन सकता है, और ये यहाँ पर क्योंकि मी है, ठीक है, प्रेजेंटेड मी, तो आई से भी बन सकता है। अब सेंटेंस देखिए कि करेक्ट कौन सा है। सो यहाँ पर अगर आप 17th नंबर के सेंटेंस को देखिए तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का है, यानी आपका जो पैसिव बनेगा वो भी पास्ट टेंस में बनेगा। अब आप ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए, अ बकेट इज प्रेजेंटेड टू मी ऑन माई 27th बर्थडे बाय हर। सो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर लिया इज, जिसकी वजह से ये सेंटेंस प्रेजेंट का हो गया लगभग। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बचते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। अच्छा, डी में देखिए यहाँ पर आया है विल, सो यानी फ्यूचर टेंस, ये भी गलत हो गया। आपके पास अब दो ऑप्शंस बचे, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, आई वॉज प्रेजेंटेड ऑन माई 27th बर्थडे अ बकेट बाय हर। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने माई बर्थडे को पहले लिख दिया और बकेट को बाद में लिख दिया, यही मिस्टेक हो गई। आपको जो चीज़ प्रेजेंट की गई है, जो चीज़ पेश की गई है, पहले वो आएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई वॉज प्रेजेंटेड अ बकेट, क्या प्रेजेंट किया गया, अ बकेट। कब प्रेजेंट किया गया, तो ऑन माई 27th बर्थडे बाय हर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 18 है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपको दिया गया है, इसकी नाउन बनानी है। सो वर्ड है आपका सक्सीड। सक्सीड आपका एक वर्ब है, क्लियर, यानी कि सफलता पाना, तो सफल हो जाना इस तरीके से। सो ये आपकी एक वर्ब है, आपको क्या करना है, इसकी नाउन बनानी है। मैंने आपको बताया वर्ड को किसी भी वर्ड अदर वर्ड के साथ में लगा कर देखिए, अगर आपको वहाँ पर क्या का जवाब मिलता है तो वो नाउन है, अगर कैसे का जवाब मिलता है तो एडजेक्टिव है। यानी अगर मैं सक्सेसफुल के साथ में मैन जोड़ दूं, सक्सेसफुल मैन या फिर सक्सेसफुल पर्सन, तो पर्सन कैसा है, सक्सेसफुल है यानी सफल है।
सो कैसे का जवाब मिला, तो ये तो है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ly लगकर क्या बन जाता है, एडवर्ब। सो बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इसे और चेक कर लीजिए, सक्सेस। सक्सेस का मतलब है सफलता। सो किसी चीज़ का नाम है, सो ये आपका हो जाएगा नाउन। यानी अगर मैं कहता हूँ मुझे सक्सेस मिली, तो क्या मिली, सक्सेस। क्या का जवाब मिला, यानी ये आपका नाउन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब इस तरीके के सेंटेंस में देखिए क्या होता है, अलॉन्ग विद से आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। एक सब्जेक्ट है द कैप्टन, दूसरा है हिज टीम। तो यहाँ पर अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अगर इस टाइप के वर्ड्स से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आपकी वर्ब आती है सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगी। कैप्टन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर ही आई है। सो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नो एरर। देन नंबर 20 इज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 ईयर्स, यानी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ 3 सालों से। सो देखिए आपने केस पढ़ा होगा सिंस का और फॉर का, मैंने आपको पढ़ाया था जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे। सिंस कब आता है, जब आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी मैं कहता हूं कि मैं 2 बजे से या फिर मैं 2010 से 2015 से 2020 से काम कर रहा हूं, तो मैंने आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम से काम कर रहा हूं। बट अगर आपको एक पीरियड दिया जाता है, यानी 3 साल से 4 साल से, तब आप यूज़ करते हैं फॉर का, क्योंकि आप नहीं जानते 3 साल कौन से हैं। हो सकता है 2010 से 2013 हो, या हो सकता है 2013 से 2016 हो। तो जब आप कंफर्म नहीं है, जब आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया जाता, तो आप यूज़ करते हैं फॉर का, और जब एक एग्जैक्ट पॉइंट मिले तब आप यूज़ करते हैं सिंस का। सो यहाँ पर आया है 3 ईयर्स, यानी आपको जो है कंफर्म नहीं है ये 3 साल कौन से हैं। सो आप यहाँ पर सिंस की जगह क्या यूज़ करेंगे, फॉर। यानी सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियंट की स्पेलिंग, एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर सी, अपीयरेंस की स्पेलिंग वहां पर मिस स्पेल्ड थी। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।